तो चौपाल के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब एक और खास मेहमान का आइए स्वागत करते हैं। मोदी सरकार के काफी अहम मंत्री हैं ये, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री, एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी जी की हम बात कर रहे हैं। एक ऐसे मंत्री जिनको उनकी साफ गोई के लिए, सीधी बात के लिए, फैक्ट्स बेस्ड बातचीत के लिए जाना जाता है। काफी सकारात्मकता लेकर आते हैं जब भी बात करते हैं नितिन गडकरी। और इसके साथ ही एक और बड़ी बात यह है कि ऐसा बहुत कम राजनेताओं के साथ देखने को मिलता है कि कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस उनका सम्मान हो। नितिन गडकरी ऐसी ही राजनीतिक शख्सियतों में शुमार हैं। बहुत बहुत स्वागत है नितिन जी आपका न्यूज़ 18 इंडिया के चौपाल कार्यक्रम में। नमस्कार नितिन जी, आप सरकार के टॉप परफॉर्मिंग मंत्री हैं और इसके साथ ही कई अहम मंत्रालयों का जिम्मा आपके पास है। इसीलिए मैं आपसे बहुत सीधा सवाल पूछूंगी। मैं आपसे वो सवाल पूछूंगी जो हर इंसान के दिल में एक डर की तरह बैठा हुआ है सर, और वो सवाल ये है कि हमारी जिंदगी पटरी पर कब लौटेगी? कोरोना से हमारी ये लड़ाई कब खत्म होगी? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि हम लोग कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये बिल्कुल सही है कि ये लड़ाई लड़ते समय हमें काफ़ी तकलीफों का सामना करना भी पड़ता है। हमारा उद्योग व्यापार क्षेत्र काफ़ी उसके ऊपर उसका परिणाम भी हुआ है। हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी तक ठीक प्रकार से शुरू नहीं हो पाई है। उद्योग क्षेत्र में, व्यापार क्षेत्र में हमारे दुकानें, हमारे मॉल्स, हमारे जिम्स, रेस्टोरेंट, होटल्स काफ़ी दिक्कतें आ रही है और इसलिए स्वाभाविक से आर्थिक स्थिति के कारण भी हम लोग समस्याओं का सामना कर रहे हैं। पर ये जो संकट है ये केवल हमारे देश के ऊपर नहीं है, ये संकट पूरे विश्व पर है और इसलिए ये नेचुरल कैलेमिटी जैसा एक संकट है। इसके लिए कोई ये नहीं कह सकते कि भाई कोई ये हमारा जैसे कुछ आसमानी संकट होते हैं, सुल्तानी संकट होते हैं, तो कोई ये संकट जो है ये नेचुरल कैलेमिटीज के रूप में जैसा होता है उस प्रकार का है। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहली बात यह है कि निगेटिविटी, फ्रस्ट्रेशन, हताशा, निराशा, डर, फियर, इससे काफी कॉम्प्लिकेशंस और गंभीर हो रहे हैं। तो पहली बात तो हमने निगेटिविटी के साथ नहीं जाना चाहिए, हमने फ्रस्ट्रेशन, निराशा नहीं आने देनी चाहिए। आज तक 47 के पहले और बाद में हमने अनेक संकट झेले। 3 बार हमारी पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई, 1 बार चीन के साथ हुई, माओइस्ट नक्सलवाद के साथ लड़ाई चलती रही, हमारे आतंकवादियों के साथ लगातार हम लड़ते रहे। कितने बाढ़ आए, प्रकोप आए, भूकंप हुए, प्रलय हुए, बादल फटे। और ये बात सत्य है कि हिंदुस्तान ने उन सब संकटों आगे गए। तो मुझे आपको एक ही कहना है कि अभी ये समस्या है, ये जल्दी ही निपटे जाएगी। जब तक हमें इसका वैक्सीन नहीं मिलेगा तब तक नहीं होगा, और वैक्सीन अब रीच में है। जो कुछ बातें आ रही है मुझे लगता है कि जल्दी ही वैक्सीन मिल जाएगा और वैक्सीन मिलकर निश्चित रूप से हम इसमें जीतेंगे। तब तक वी नीड टू अंडरस्टैंड आर्ट ऑफ लिविंग विद कोविड-19। हमें जीवन जीने की एक पद्धति को हासिल करना होगा कोविड-19 में कि किस प्रकार से हम आगे जाए। और मैं ये कोशिश करता हूं और मैं कहूंगा कि लॉकडाउन ये कोई उपाय नहीं है। हमारे सब जगह पर हम नियमों का पालन करते हुए पॉजिटिविटी के साथ, सकारात्मकता के साथ और फियरलेस और सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ हम इस संकट पर आगे जाए। धीरे धीरे हमारे व्यवहार हम चालू करें। हमारे एनएचए के सब अभी लगभग कॉन्ट्रैक्ट हमने काफी तेजी से शुरू कर दिए हैं। हमारे यहाँ टोल पे अब लगभग उतना ही स्पीड आने लगी, लोग गाड़ियां दौड़ने लगी है। धीरे धीरे काफी बातें रेगुलराइज हुई है, पर अभी स्कूल, कॉलेजेस, मॉल्स में जितना नियमित रूप से उसमें कुछ दिक्कतें हैं। पर जैसे अभी हेयर कटिंग सैलून में हम लोग टेलीफोन पर अपॉइंटमेंट लेकर जाए ताकि वहाँ रश ना हो और उसी समय पर हमको फिर तुरंत चांस मिले। जिम में भी ऐसा कुछ करना पड़ेगा। रेस्टोरेंट में भी एक समय कितने लोग वहां बैठेंगे, कितने नहीं करके हमको कुछ करना पड़ेगा। तो आज इसकी मर्यादा को समझते हुए कोविड-19 के साथ जीने की एक नई जीवन पद्धति हमें स्वीकारनी होगी। मास्क लगाना होगा, आते जाते सैनिटाइजर से हाथ धोने होंगे, साफ करने होंगे। नितिन जी, मैं वाकई में उम्मीद करती हूँ कि जो बातें आप कह रहे हैं, क्योंकि मैंने इसी बात से शुरू किया, आपको जितने लोग जानते हैं या आपको सुनते आए हैं उन्हें पता है कि आप हर चीज को एक तो फैक्ट्स के साथ कहते हैं और दूसरी बात है कि आप सकारात्मकता जो है, जो पॉजिटिविटी है, उसका दामन हमेशा पकड़ कर रखते हैं। आप कहते हैं कि ये आपका मूल मंत्र है। लेकिन जब हम संकटों की बात कर रहे हैं सर, तो अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाना नितिन जी, ये भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो रोजगार के मामले में कहीं ना कहीं आपका जो मंत्रालय है उसके ऊपर सबसे बड़ा बीड़ा है इस वक्त।
देखो, पहली बात तो ऐसी है कि हम जैसे कोविड-19 की लड़ाई लड़ रहे हैं, वैसे आर्थिक लड़ाई भी लड़ रहे हैं। और इस आर्थिक लड़ाई में स्वाभाविक रूप से गांव, गरीब, मजदूर, किसान, इनके हितों की रक्षा भी सरकार को करनी पड़ेगी। और इसीलिए सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज भी जाहिर किया। अब मुझे बताइए कि इस समय हर स्टेक होल्डर अड़चन में है। अड़चन में कौन नहीं है? मीडिया भी अड़चन में है, नौकरी करने वाले भी अड़चन में है, माइग्रेंट लेबर भी अड़चन में है, उद्योग भी अड़चन में है, बैंक सिस्टम भी स्ट्रेस के अंदर है, एनबीएफसी भी अड़चन में है। हर जगह पर हर व्यक्ति अड़चन में है। और इसलिए मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की इस कविता को अक्सर लोगों को बताता हूँ कि कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। और दूसरी बात, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और हम होंगे कामयाब। इस स्पिरिट के साथ जाना पड़ेगा। धीरे धीरे काफी बातें सुलझ रही है, समस्याओं को हम निपटा रहे हैं, उद्योग शुरू हुए हैं, एक्सपोर्ट शुरू हुआ है, पोर्ट के ऊपर हमारा माल आना जाना शुरू हुआ है, रोड का ट्रैफिक लगभग 80, 85, 90% तक आया हुआ है, रोड कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुए हैं। फिर भी मैं मानता हूं कि अनेक जगह पर अड़चनें और समस्या भी है और हम निश्चित रूप से इसमें मार्ग निकाल कर आगे जाएंगे। वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। और ये एक बैड पैच है जो कोविड-19 के कारण हम सब लोग उसका सामना कर रहे हैं। बिल्कुल। पूरा विश्व सामना कर रहा है। हम जल्दी ही इससे बाहर निकलेंगे, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी। और एक प्रकार से मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ जी। 2 महीने पहले हमने पीपी किट चाइना से स्पेशल फ्लाइट से बुलाई थी। अब हमारे एमएसएमई में 6 लाख किट पर डे पीपी किट तैयार हो रही है। अब हम एक्सपोर्ट करने की परमिशन मांग रहे हैं कि हमको एक्सपोर्ट करने दो। जब सैनिटाइजर की बात थी तो हमारे देश में सैनिटाइजर 1200 रुपए लीटर हुआ था। मैंने सभी शुगर मिल, अल्कोहल बनाने वालों को कहा कि आप परमिशन लो और सैनिटाइजर लाओ। अब करीब 150 रुपए लीटर में मिलना शुरू हो गया, 160 रुपए लीटर। तो मैं ये मानता हूँ कि धीरे धीरे, अभी चाइना से बहुत सी चीजें आती थी। अब मैंने कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मशीनरी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई और उनने मुझे कहा कि अब हमारे वेंडर से हम कह रहे हैं कि जो चीजें हम बाहर से ला रहे थे आप यहाँ डेवलप करो और हमें दो। तो मेक तो इन इंडिया नितिन और जी, मेक इंडिया का भी मैं सपना पूरा हो माफ रहा है। कीजिएगा, आपको रोक रही हूँ, लेकिन जितना मैं आपको समझ पा रही हूँ सर, क्या मैं ये कह सकती हूँ कि कहीं ना कहीं चीनी ऐप्स पर बैन, चीनी कंपनियों के ठेके रद्द करना और दूसरी ओर जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री लगातार कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, क्या इन दोनों को हम जोड़कर देखें? देखिए, मुझे लगता है ऐसा जोड़ना नहीं चाहिए। जो बात आपने पहले कही, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि 2 मित्र हैं और दोनों की 2 रेशा है। इसके अगर रेशा बड़े करने के 2 ऑप्शन हैं। एक तो दूसरे की रेशा जो होगी वो पूछने का काम करो या अपनी बड़ी करो। तो मैं अक्सर जीवन में इस बात का विश्वास रखता हूँ कि अपनी रेशा बड़ी करनी चाहिए। और मैं ये मानता हूँ कि हमने किसी और की तरफ नहीं। अभी मैंने बीच में स्टडी किया कि चाइना में 10 सेक्टर ऐसे जिसमें चाइना में मैक्सिमम एक्सपोर्ट होता है। अब उसमें से अच्छी बात क्या है वो उसका स्टडी करना चाहिए। वर्ल्ड का 30% मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होता है। अब मैं वो 10 सेक्टर जो है उसमें अपने देश में, हिंदुस्तान में हम कैसे काम बढ़ा सकते हैं, उस सेक्टर में हमारा एक्सपोर्ट कैसे बढ़ा सकते हैं, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट कैसे कम कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन कैसा कर सकते हैं और हम क्वालिटी की चीज समय पर एक्सपोर्ट करके हम दुनिया का मार्केट कैसे मिला सकते हैं। हम उसके लिए पॉजिटिव प्रयास करें और पॉजिटिव प्रयास करने से हम जीतेंगे। और वर्ल्ड की इकोनॉमी और इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी है कि सब लोग बेस्ट डेस्टिनी के रूप में हिंदुस्तान को पसंद करते हैं और मेरा विश्वास है सर, कि यहीं पर मेरा सवाल है कि हम सबके मन में ये सवाल उठ रहा है नितिन जी कि वो वक्त कब आएगा जब भारत चीन के मुकाबले दुनिया के लिए सबसे बड़ा मार्केट बन जाएगा, क्योंकि परिस्थितियां अनुकूल हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि लक्ष्य काफी दूर है अभी। नहीं, एक तो बात सही है कि उनका और हमारे बीच में फर्क कम से कम 1:4 में है, 1:3 है कुछ जगह पर मैंने जैसे आपको बताया कि हमने 2 महीने पहले पूरा हवाई जहाज भर के पीपी किट लाई थी। अब हमें कोई पीपी किट लाने की जरूरत नहीं, हमारे देश में उसका उत्पादन बढ़ गया। हमारे देश में ऐसी काफी चीजें, अगरबत्ती की काड़ियां आती थी, अब हमने अगरबत्ती के काड़ियों के ऊपर इतना कस्टम ड्यूटी बढ़ाई कि आज 25 से 30 लाख महिला पुरुषों को रोजगार मिला है। मैं खुद नागपुर से हूँ। हमारे यहाँ 6000 मशीन अभी चालू हो गई है जो अगरबत्ती की काड़ियां बना रही है। अब इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरा कहना यह है कि एक एक सेक्टर को कॉन्सेंट्रेट करके वो हमारे देश में कैसे तैयार होगा, हमारे देश के लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा, कृषि क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, फॉरेस्ट के क्षेत्र में,
और विशेष रूप से गांव गरीब मजदूर किसान की सस्टेनेबिलिटी कैसे डेवलप होगी, उसको रोजगार कैसे मिलेगा, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, सब जगह पर। और मैं आपको बता दूं, आप एक बात देखिए, ये मोरवी अपने गुजरात में जगह थी, यहाँ टाइल्स बनती थी। फिर चाइना में इतनी टाइल्स बनने लगी कि हिंदुस्तान में पूरी टाइल्स आने लगी। फिर मोरवी में टेक्नोलॉजी बदली, उन्होंने वॉल्यूम बढ़ाया, नंबर बढ़ाया, और अब उनकी कॉस्ट भी मैच करती है। अब चाइना से आना बंद हो गया, अब मोरवी से पूरे देश में टाइल्स जाना शुरू हो गई। ये जो हमारे फ्लश के लिए हम लोग जो बेसिन्स और बाकी चीजें बनाते, सब गुजरात में वही से बनते, और हम लोग इसमें मैन्युफैक्चरिंग में काफी लीड कर रहे हैं। अभी इलेक्ट्रिक कार में, इलेक्ट्रिक स्कूटर में, इलेक्ट्रिक बस में, मैं आपको बताता हूँ, मैं ट्रांसपोर्ट का मंत्री हूँ, और मैं विश्वास के साथ बता रहा हूँ, आप जरूर लिख कर रखना कि 5 साल के अंदर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का वर्ल्ड का नंबर 1 का मैन्युफैक्चरिंग हब भारत बनेगा। अभी हमारा टोटल इंडस्ट्री का वॉल्यूम 4,85,000 करोड़ का है, 1,45,000 करोड़ का हमारा एक्सपोर्ट है, और सबसे ज्यादा रोजगार इस क्षेत्र में भी है। अभी हम स्क्रैपिंग पॉलिसी ला रहे हैं, कॉस्ट को कम हो करेंगे, कोशिश करेंगे, क्वालिटी को सुधारेंगे, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करेंगे, और फिर इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, इलेक्ट्रिक, और अब हाइड्रोजन फ्यूल सेल के भी स्टैंडर्ड पर कल मैंने साइन कर दिया है। और मुझे लगता है कि ये आने वाले समय में हम इतने तेजी से प्रयास कर रहे हैं, और जिस प्रकार से हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लोग काम कर रहे हैं, मैं विश्वास के साथ बताता हूं कि 5 साल के अंदर हम नंबर 1 का मैन्युफैक्चरिंग। ये जो 5 साल की आपने बात की ना नितिन जी, ये काफी अहम है, क्योंकि आप ये भी कह चुके हैं कि 5 साल में 5 करोड़ नौकरियां एमएसएमई के माध्यम से, यानी कि काफी उम्मीदें आपसे और आपके मंत्रालय से और इस मोदी सरकार से इस देश को हैं। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगी सर, और क्योंकि सियासत भी कई मुद्दों पर होती है, तो एक बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा जिससे आप वाकिफ भी हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से ये कहा जा रहा है विपक्ष द्वारा, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी, कि देश में फेसबुक और व्हाट्सएप, इन पर पूरी तरह से बीजेपी और संघ का कब्जा है, और ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे ये जो बात है लगातार ये बढ़ती जा रही है। आप एक मंत्री होने के नाते किस तरह से देख रहे हैं सर इस पूरे घटनाक्रम को? देखो, पहली बात, छोटी सी प्रश्न की शुरुआत में आपने जो बात कही थी 5 करोड़ रोजगार की, वो थोड़ी सी संक्षिप्त में मैं क्लियर कर दूं। हमारे देश के टोटल जीडीपी ग्रोथ में हमारे एमएसएमई का अभी 30% कंट्रीब्यूशन है। अभी तक हमारे देश का एक्सपोर्ट 48% एमएसएमई से होता है, और अभी तक हमने 11 करोड़ जॉब क्रिएट किए हैं। जो विलेज इंडस्ट्री है, जिसमें खादी, ग्रामोद्योग, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, ये सब, कुमार, लोहार, चर्मक, ये सब लोग आते हैं, तो ये हमारा टर्नओवर 88,000 करोड़ का है। और मैंने ये तय किया, अभी अमेज़न का कार्यक्रम हुआ था, जिसमें उन्होंने इस साल 60,000 करोड़ का एमएसएमई का भारतीय माल एक्सपोर्ट किया है। तो मैंने उनको कहा कि आप ये 5 लाख करोड़ करिए 2 साल में। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि अभी हमने एमएसएमई की डेफिनेशन बदल दी है, और उसके साथ साथ एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हमारी पॉलिसी है। तो इसके साथ हम लोग निश्चित रूप से आने वाले 5 साल में 5 करोड़ जॉब्स क्रिएट करेंगे, और ये एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, फूड इंडस्ट्रीज, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, इसके साथ साथ हम लोग बायो फ्यूल का सेक्टर, फिशिंग का सेक्टर, अब 1 लाख करोड़ की फिशिंग इकोनॉमी वो 6 लाख करोड़ की बनाने का प्लान बना। तो ऐसा उसका एक प्लान हमने तैयार किया। उसके आधार पर मैंने ये कहा है कि 5 करोड़ जॉब्स हम क्रिएट करेंगे, ये हमारा टारगेट है। जैसे मैं मंत्री बना तो मैंने कहा था, तब 2 किलोमीटर पे एनएच आया था, तो मैंने कहा था कि हम 30-40 किलोमीटर पर डे करेंगे। अब हम 30 किलोमीटर पे इस स्थिति में भी आज है, और अभी हमने 7 किलोमीटर जाने का टारगेट तय किया। टारगेट का मतलब कमिटमेंट नहीं है। और इसलिए मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से ये कोशिश आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी करने की बात कही है, और 100 लाख करोड़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर करने की बात की है, उन सब का विचार करते हुए ये रोजगार हम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। यही बात मैंने कही थी। जो आपका दूसरा सवाल था कि फेसबुक और ये जो नया आजकल सोशल मीडिया में जो चल रहा है, आपको लगता है कोई इसको मैनेज कर सकता है, कोई इसको चला सकता है? देखिए, मैं ये मानता हूं कि अगर हमको असफलता मिलती है तो क्यों मिली है, इसका अध्ययन करके सफलता मिलाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। केवल इस प्रकार से टीका टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। हमारे काम के कारण, सरकार के परफॉर्मेंस के कारण पब्लिक सपोर्ट बढ़ा है, और इसलिए स्वाभाविक रूप से सोशल मीडिया में हमको मोदी जी को सपोर्ट करने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। पर ऐसा भी नहीं है, थोड़ी कुछ घटनाएं होती तो उस सोशल मीडिया में
हमारे लिए टीका टिप्पणी करने वालों की संख्या कम नहीं है। तो मुझे पर लगता है नितिन कि जी, सकारात्मक रूप से राहुल गांधी तो ये जी कह ने- रहे हैं, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि ये बात वो खुद नहीं कह रहे हैं, ये बात वो वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से कह रहे हैं। तो जो वो कह रहे हैं अगर वो तथ्यहीन है तो क्या सरकार वॉल स्ट्रीट जर्नल के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है? नहीं, हम किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहते। हम लोकतांत्रिक पार्टी है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की विरासत हमें मिली है और निश्चित रूप से मीडिया का सम्मान करना चाहिए। जो उनका है, जनता की अदालत में जनता उसका निर्णय करे सही और झूठ क्या है। हमने इस प्रकार की हमारी भाषा भी नहीं है, हम करेंगे भी नहीं। केवल मुझे इतना ही कहना है कि राहुल गांधी देश के एक बहुत जिम्मेदार नेता है। अगर उनने कोई बात करनी चाहिए तो वॉल स्ट्रीट में क्या छपा, इसके बजाय उन्होंने अध्ययन करके इस बात का करना चाहिए कि निश्चित रूप से क्या बात सही और क्या गलत है। तो उनके लिए, उनके पार्टी के लिए वो ज्यादा उचित होगा। इतना ही मेरा कहना है। ठीक है नितिन जी, मैं थोड़ा आगे बढ़ती हूँ। तमाम जो ज्वलंत मुद्दे हैं, क्योंकि हम उनकी चर्चा कर रहे हैं, एक मुद्दा सर जो बॉलीवुड तक ही सीमित नहीं रहा है, बिहार तक ही सीमित नहीं रहा है, महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं रहा है, लेकिन पूरे देश में रेजोनेट कर रहा है सर, वो है सुशांत सिंह राजपूत का पूरा मामला। अब इसमें बार बार ये बात आ रही है, और क्योंकि आप महाराष्ट्र की सियासत की नब्ज पहचानते हैं बहुत अच्छे से, ये कहा जा रहा है कि क्या मुंबई पुलिस ने जांच में लापरवाही बरती है? आप तो बहुत करीब से महाराष्ट्र की सियासत को देखते हैं, जानते हैं, आपका इसमें क्या कहना है सर? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे प्रकरण में अब काफी इंक्वायरी शुरू है। मुंबई पुलिस ने अपने एक इंक्वायरी की है, इसके बाद में उच्च स्तरीय इंक्वायरी भी अब लगी हुई है, और मुझे लगता है कि इसके बहाने जब ईडी से लेकर सब लोग अलग अलग प्रकार की इंक्वायरी कर रही है, इंक्वायरी पूरी होने तक हमने कोई भी प्रतिक्रिया देने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। एक बात जरूर है कि यह संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है कि उनका सुसाइड है, कि उनका मर्डर है। स्वाभाविक रूप से इसके कारण काफी आज ये मीडिया में रोज देखो तो इसी की चर्चा होती है जी। तो मुझे आपको एक बात कहनी है कि जब तक इंक्वायरी नहीं हो रही पूरी, जब तक कोई रिपोर्ट नहीं आ रहा, तो हमारे यहाँ तो क्रिमिनल लॉयर भी मीडिया बन जाती है, जज भी मीडिया बन जाती है, पुलिस भी मीडिया बन जाती है, अनुमान भी निकाल लेती है, फांसी पे भी लटका देती है, और उसकी डिबेट भी चालू हो जाती है। देखो, ये इस प्रकार से उचित नहीं होगा। ठीक है, हमें चलिए थोड़ा नितिन समय जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो बातें आप कह रहे हैं इनको लोग इंक्वायरी सुनेंगे, क्योंकि ये मामला वाकई में जैसा आपने कहा संवेदनशील है। लेकिन सबसे बड़ा टेक अवे मेरे ख्याल में इस इंटरव्यू से आपके साथ ये रहा है कि अगले 5 साल इस विकट परिस्थितियों में भी आपका मंत्रालय और आप भरोसा दे रहे हैं कि रोजगार के मोर्चे पर कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी आपका हमारे साथ चौपाल में जुड़ने के लिए।